देखिए तो इसको देखते हैं हम लोग हिंदू में। देखिए सबसे पहले मेन न्यूज़ है 45 इंडियन पिलग्रिम्स किल्ड इन सऊदी मिसहैप। अच्छा, सऊदी में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। 45 pilgrims from तेलंगाना were killed after an oil tanker collided with their bus। ओहो हो, ऑयल टैंकर टकरा गया जिससे 45 लोग जो हैं बस में सारे के सारे मारे गए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हो सकता है। तो देखिए सऊदी अरब में एक बस खड़ी थी जिसमें कि वहाँ जाने वाले जो मेरे ख्याल से हज पर गए होंगे लोग, वो उनकी बस रुकी हुई थी साइड में और एक टैंकर आ रहा था, वो टकरा गया उससे जिससे आग लग गई तेज़ी से और सारे के सारे लोग उसमें मारे गए हैं। तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है सऊदी अरब में। हैं। मिस हैपनिंग को शॉर्ट में कर देता है मिस हैप। मिस हैप दुर्घटना। हाँ। हाँ नहीं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाता है। तो मिस हैप जो है वो शॉर्ट में मिस हैपनिंग यानी दुर्घटना जिसको कहते हैं। तो एक दुर्घटना घट गई। और दिवाली का है लक्ष्य दीपोत्सव, कुछ बेंगलुरु में मनाते हैं। तो उसका दिवाली लोग मना रहे हैं। शेख हसीना एसोसिएट सेंटेंस टू डेथ ओवर 2024 क्रैकडाउन ऑन यूथ। वहाँ जो है प्रोटेस्ट किए थे तो ये लोग गोली चलवा दी थी, सीधे ऑर्डर कर दी थी गोली चलाने का आर्मी को। तो उसके कारण इनको मौत का सज़ा सुनाया गया है। जो आपके शेख हसीना और कुछ उनके साथ लोग थे जो सरकार में, उनको ट्राइब्यूनल है इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, उसने मौत का सज़ा सुनाया। उसके बाद जो है देखिए नीचे न्यूज़ है ट्रेड डेफिसिट सर्जेस 141% टू $28 बिलियन इन अक्टूबर एज इम्पोर्ट्स राइज। ट्रेड डिफिसिट सर्जेस बढ़ गया, यानी कि जो बिजनेस में घाटा हमारा हो रहा है देशों के साथ हम कर रहे हैं, यानी हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम। 141% बढ़ गया है ट्रेड डेफिसिट। इसका फुल रिपोर्ट बिजनेस पेज पर मिलेगा। फिर नेक्स्ट पेज पर है दिल्ली ब्लास्ट कल्प्रिट्स शाह सेज एट जोनल काउंसिल मीट। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हुआ है नॉर्दर्न स्टेट्स का। तो जोनल काउंसिल के बारे में आपने पढ़ा है पॉलिटी में, मैंने पढ़ाया है। तो जोनल काउंसिल जो है मीट होता है जिसमें कि स्टेट्स के सब चीफ मिनिस्टर और फिर उसके साथ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लोग मीटिंग करते हैं। तो देख लीजिएगा किस आर्टिकल में जोनल काउंसिल का दिया हुआ है, ताकि देश में एक व्यवस्था ठीक से पूरे सभी देश में मेंटेन किया जा सके पूरे देश में। तो उसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में है जोनल काउंसिल, और उसी के तहत ये मीटिंग हुआ है नॉर्दर्न स्टेट्स का। ठीक है ना, जिसमें मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के दिख रहे हैं, पंजाब के दिख रहे हैं, हरियाणा के दिख रहे हैं, और इधर जो है आपके हिमाचल के हैं और राजस्थान के हैं। ये लोग जो है इन सब का मीटिंग हुआ है ताकि नॉर्दर्न में जो अभी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ा रही है, ब्लास्ट हो रहा है, और रेखा गुप्ता भी थी, अच्छा दिल्ली की भी थी। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ है। उसके बाद नीचे फिर एक आया है स्टेट्स मस्ट एक्टिवली कंसिडर नोटिफाइंग एनी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज नेचुरल डिजास्टर SC।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अच्छा एक मिनट हम लोग ये सुन लेते हैं, बिहार का न्यूज़ आ रहा होगा, एक मिनट उसको सुन लीजिए, 5 हेडलाइन सुन लेते हैं, 5 मिनट के लिए उसको सुन लीजिए, खोलिए उसमें जाइए, पटना वाला सुनिए, देखिए। लाइव रेडियो में जाइए, लाइव रेडियो में आकाशवाणी पटना। क्यों? हाँ हमारे यहाँ भी तो बफरिंग ही दिखा रहा है, हम सोचे कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आकाशवाणी पटना है, लगता है लाइव नहीं आ रहा है इसका। अच्छा मैं यहाँ सुना देता हूँ, चलिए यहाँ से आवाज़ जाएगी, सुन लीजिएगा। हाँ एक मिनट कर रहे हैं। की कल होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से गठबंधन का विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इसके बाद श्री कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता तथा अन्य सहयोगी दल नई एनडीए की अच्छा सरकार ठीक है, के चलिए कोई स्वरूप को नहीं, लेकर लगातार बातचीत कर रहे बाद में हैं। सुन अंतिम लीजिएगा। दौर की बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का पद नई सरकार ठीक है, चलिए। लाइव बिहार का भी हालत ख़राब, बिहार का काम नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लाइव इसका काम नहीं कर रहा लगता है अभी, बिहार का ये लोग लाइव नहीं दे रहे हैं। चलिए एनीवे ठीक है, आते हैं हम लोग अपना हाँ तो यहाँ जो हिंदू देख रहे थे, स्टेट्स मस्ट एक्टिवली कंसिडर नोटिफाइंग एनी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज नेचुरल डिजास्टर्स। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी स्टेट में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जहाँ पर जानवर लोग रहते हैं और वहाँ अगर लोगों के बीच में भी कुछ दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, यानी कि आपस में दिक्कत पैदा हो रही है। दिक्कत क्या पैदा होती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे कहीं जानवरों के लिए आपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब कुछ बना रखा है और वहाँ से मान लीजिए रोड वगैरह गुजर रहा है, क्योंकि अक्सर होता है भाई रोड बना हुआ है, अब कहीं किसी नेशनल पार्क से जा रहा है या कहीं कंजर्व्ड एरिया से सेंचुरी वगैरह से जा रहा है और वहाँ पर जानवर टहलते रहते हैं और अक्सर एक्सीडेंट वहाँ हो जाया करता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। या कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं कि रेलवे ट्रेन जा रही थी, हाथी पार हो रहे थे, टकरा गए, कट गए, या और कोई जानवर जो है, क्योंकि उनका वही रास्ता होता है। जानवरों का क्या है, उनकी आदतें फिक्स्ड होती हैं, तो जो उनका रास्ता होता है हमेशा वो वही रास्ते से जाते हैं।
अब वहाँ अपना पता चला बीच में ट्रेन का पटरी लगा दिया है या रोड बना दिया है, तो क्या होगा? नेचुरल है कि जानवर अपना रास्ता जाएंगे, आप अपना रास्ता जाएंगे, दोनों की टक्कर होगी तो मरेंगे। या कई बार क्या होता है कि जैसे हमने नेशनल पार्क बना दिया है या सेंचुरी बना दिया है, तो जानवर जो है वो वहाँ से निकल के गांव वगैरह में चले घुस आते हैं और कई बार जानवरों को अटैक करते हैं या आदमी लोग को भी अटैक करते हैं। तो ये भी अक्सर होता है कि जो एरियाज सटे हुए होते हैं, ये सब प्रोटेक्टेड एरिया से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या रिजर्व जो होता है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता है, इन सब से, तो वहाँ अक्सर अगर जानवरों को अंदर नहीं ठीक से जैसे कि उनको मिल रहा है खाने पीने के लिए, तो फिर नेचुरल है कि बाहर खाने की तलाश में निकलेंगे। तो ये जो आपस में दोनों का एक टकराव होता है, ह्यूमंस का और एनिमल्स का, ठीक है, अक्सर होता क्या है, मेन सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा इसमें क्या होता है चीज़ कि जैसे रोड गुजर जाती है, रोड होती है, रोड बना दिया आपने ऐसे एरिया से, और बाद में उसको या तो पहले रोड बनी या बाद में उसको आपने डिक्लेयर कर दिया कंजर्व्ड एरिया। तो जानवर जो है वो तो अपना जो है जैसे वो टहलते हैं, घूमते हैं जिस क्षेत्र में, वो तो जाएंगे। वहाँ से रोड गुजर रही है तो पता चलता है कभी बस से टकरा गया कोई जानवर, कभी नीलगाय है, कभी हिरन है, चीता है, कुछ भी मतलब जानवर है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसमें कभी ह्यूमन की या ह्यूमन प्रॉपर्टी या ह्यूमन मैन या एनिमल की डेथ हो या एनिमल जो जिसको बचा रहे हैं उसकी डेथ हो, ये सब जो होता है इशूज़, तो इसको कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन भी राज्यों में इस तरह का अगर वारदात हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको आप एक नेचुरल डिजास्टर की तरह कंसीडर करें और उसी सीरियसनेस के साथ लें। जैसे अभी कहीं का न्यूज़ आ रहा था कि कोई आदमखोर चीता या शेर था, वो बार बार गांव में घुस के लोगों को मार रहा था, जानवरों को मार रहा था। या कई बार क्या होता है कि जैसे नीलगाय झुंड के झुंड में घुस जाती हैं खेतों में और किसानों का जो है पूरा तबाह कर देती है, जिसके कारण किसान उनको मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं कई बार जो है। तो ये सब जो एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है जानवरों और इंसान में, इसी को कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। और हर जगह होता है जहाँ भी हम जानवरों को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो जानवरों को बचाना मुश्किल था, पहले लोग शिकार किया करते थे, उनको रोका गया कि शिकार मत कीजिए, जानवर ख़त्म हो जाएंगे, जानवरों को बेहिसाब मारिए नहीं। स्मगलिंग के लिए, जैसे उनके चमड़े के लिए, फर के लिए या और बॉडी पार्ट्स के लिए जो है, तो जानवरों को भी मारा जाता था ताकि उसका वो बेच के तरह तरह के पैसे कमा सके, उससे रोका गया। और दूसरा तरफ क्या है कि कहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत हो, भाई आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ भी सड़कें बनाने की बात होती है। वहाँ तो जंगल ही जंगल है, तो सड़क जंगल से ही जाएगा। अब जंगल से जाएगा तो नेचुरल है कि वहाँ पर जो है कभी जानवर आ जाएंगे टहलते हुए, गाड़ियाँ जा रही है, जानवर आ रहा है, हॉर्न दिया नहीं सुना, टकरा गया, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन ठीक है, मान लीजिए कभी कभार होता है तो वो तो चलिए एक्सेप्टेबल है कि कभी जानवर भी घुस आते हैं गांव में, कभी जानवर से टकरा भी जाते हैं, कभी कभार होना ठीक। लेकिन अगर रेगुलर हो रहा है तो वो तो गंभीर समस्या है, क्योंकि उसमें या तो जानवरों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो रोड को जो है ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जो कि उनके जो, क्योंकि होता क्या है कि जानवरों का आने जाने का रास्ता जनरली एक फिक्स्ड होता है। जैसे उनका जो वाटर सोर्सेज होते हैं, पानी के पास जाने के रास्ते होते हैं, तो वो पानी वानी पीने के लिए अपना एक ही रास्ता, झुंड के झुंड सब लोग उसी रास्ते से जाते हैं। तो वो रास्ता जो है अब वो आइडेंटिफाई करना होता है और उसी हिसाब से आपको डेवलपमेंट करना कि ऐसा कोई आप रास्ता नहीं बनाइए कि जिससे वो उनका रास्ता में इंटरफेयर हो रहा है। लेकिन ये भी होता है कि कई बार पानी के सोर्सेज सूख जाते हैं तो वो फिर दूसरे पानी के सोर्सेज तलाश करने जाते हैं और इसमें जो है फिर होता है कि उनका रास्ता चेंज हो जाता है। तो ये सब है कि थोड़ा सा दोनों को मैनेज करने की ज़रूरत है कि जिससे जानवरों को भी खतरा ना हो और इंसान को भी खतरा ना हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा एक्शन लिया है। नेक्स्ट है बगल में, SC इशूज नोटिस ऑन एंटी कन्वर्सन लॉ प्ली टू राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला गया, राजस्थान में जो है एंटी कन्वर्सन लॉ आया है
तो उसके खिलाफ जो है उसको चैलेंज करते हुए यहाँ कोई प्ली डाला है किसी ने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। तो इसको पढ़िएगा कि क्या इशू है, किस कारण से वो चैलेंज किया गया है उस लॉ को, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या अपना रुख रखा है। उसके बाद देखेंगे नीचे JNK स्टूडेंट्स का यहाँ पर आया हुआ है आर्टिकल। वो कह रहे हैं कि व्हाट्स आवर फॉल्ट, आस्क JNK स्टूडेंट एज दे फेस सस्पिशन ओवर दिल्ली ब्लास्ट। अब देखिए होता यही है कि करता एक है लेकिन उसका भुगतना 100 और हजारों को पड़ता है। कुछ लोग जो है जो मिसगाइड होके या जो भी कारण से उन्होंने ब्लास्ट में पार्टिसिपेट किया, जो कि अच्छे स्टूडेंट्स थे, कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे या कुछ जो भी मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, और उसके बदले अब क्या है कि जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको एक शक की निगाह से पूरे देश में देखा जा रहा है और उनको तरह तरह से उनका हरासमेंट हो रहा है। तो उसी कारण से यहाँ उन्होंने जो है, अब करें क्या कि कश्मीर के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी मैं देखा कल उमर अब्दुल्ला हैं या महबूबा मुफ्ती हैं, ये लोग बयान दे रही थी। तो अब क्या कर सकते हैं, इनका काम है पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। बात ये है कि भाई सबका अपना अपना काम है। उनका काम है कि भाई उनकी पॉलिटिक्स वहीं के लोगों पर है, कश्मीर के लोगों पर है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को नहीं पता क्या उनके वो गलत कर रहे हैं, कि क्या उनको कोई बहका रहा है और उसके कारण उन सबको टॉर्चर किया जा रहा है उनके घर। अरे भाई, तो उनकी पॉलिटिक्स वहाँ की है और वहाँ के लोग गलत काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको रोकना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन अब क्या है कि जितने भी बाकी सब अच्छे लोग हैं जो कश्मीर के, जो जगह जगह पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जो हैरासमेंट फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी को लेके आर्टिकल है, पढ़िएगा। और देखिए बगल में है तमिलनाडु का न्यूज़ है कि TNC's 5.25 लाख डॉग बाइट केसेस, 28 रेबीज डेथ सो फार दिस ईयर। तमिलनाडु में इस साल जो है 5.25 लाख डॉग बाइट केसेस हो चुके हैं और जिसमें 28 रेबीज से डेथ हो चुके हैं। तो स्ट्रे डॉग्स का जो हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट करने का, पब्लिक एरिया से हटाने का, तो उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है कि भाई डॉग्स का मेनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुत्ते काट ले रहे हैं। कल एक वीडियो आया जिसमें एक मतलब लोगों का भी है ना कि भाई कुत्ता पालिए, कुत्ता पालने कौन मना कर रहा है, कुत्ता को पालिए, लेकिन उसको पाल के इतना ऐसा नहीं बना दीजिए कि आसपास के लोगों को दौड़ता फिरे, काटता फिरे। कल एक वीडियो देख रहे थे, एक अपार्टमेंट से एक लेडीज निकल रही थी और दूसरा आदमी निकल रहा था, उसका कुत्ता उस पर झपट पड़ा, उसको काट वाट लिया जो है दौड़ा के बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब, और तो उसने जो है बिल्कुल जाके उसको बैन करने एनिमल को लेडीज ने डिमांड किया है कि सब। तो बात सही। अब आजकल देखिए क्या है कि मैं देख रहा हूँ, कहाँ मैं देख रहा था कि हाँ, अब ट्रेन्स में भी हो गया है फैसिलिटी जानवरों को ले जाने का। ट्रेन्स में भी अब जानवरों को ले जाने का फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया गया है और उसमें जो है उनके लिए भी टिकट बुक होगा और उनको जो है ले जाने का। तो देखिए अब इस तरह का है कि भाई नेचुरल बात है, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स का मतलब ये नहीं है ना कि आप दूसरों को जो है उसमें वो करिए, किसी दूसरे का जानवर दूसरे लोग घबराते हैं तो उसको कैसे रखना है पब्लिक में, आप अपने घर में जैसे रखना है रखिए, लेकिन जहाँ और लोग हैं, पब्लिक है, वहाँ उसको आप बढ़िया से चेन में रखिएगा, तब ना वो कायदे से रहेगा। तो ये देखने की ज़रूरत है। तो लोगों जो है इसके लिए लोगों को अपनी समझदारी होनी चाहिए, क्या कहा जाए। खैर, नेक्स्ट 3rd पेज पर है, देखिए न्यूज़, विक्टिम्स फैमिलीज रीलिंग आफ्टर। चलिए, बस क्रैश जो हुआ उसके जुड़ा हुआ है, वहाँ सऊदी अरब में जो हो गया। एनीवे, स्पीकर डिलेइंग डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज इज ग्रॉस कंटेम्प्ट। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, स्टेटमेंट आया है कि स्पीकर डिलेइंग डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज इज ग्रॉस कंटेम्प्ट। स्पीकर जो है, जो वहाँ जो असेंबली में, तेलंगाना असेंबली में जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अपील किए हैं लोग, वो उसको देरी कर रहे हैं, उसको सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो है बिल्कुल कंटेम्प्ट है जो है
संविधान का भी और कोर्ट का भी। तो इसमें 3 महीने का समय दिया है बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तेलंगाना के स्पीकर को कि 3 महीने के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। तो देखिए अब क्या होता है, एक आपको याद होगा कि जहां बिल तमिलनाडु के गवर्नर ने बिल बहुत लंबे समय तक पेंडिंग कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना पड़ा कि 2 महीने में या 3 महीने में उसको उसमें टाइमलाइन फिक्स करना पड़ा कि प्रेसिडेंट जो साइन करते हैं या गवर्नर जो रखते हैं उसके लिए टाइम लिमिट कर दिया कि इतने समय में बिल को क्लियर करना ज़रूरी है। तो बहुत बवाल मचा उस समय, लोग जो है तरह तरह के पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहने लग गए कि भाई ये तो ऐसा है कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में तानाशाह हो गया, कानून भी अब वही बनाएगा, कितने दिन में पास करना है, कब पास करना है, हमें वही बताएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर ही लोग तरह तरह के लगाने लग गए। लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप इतना लटकाइएगा तो देश चलेगा कैसे। उसी तरह अब यहाँ देखिए है कि भाई स्पीकर को पावर दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन मामले में कि ठीक है आप ही कोई जो मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं, ये पावर स्पीकर को है। लेकिन आप जो है उसको लटका दे रहे हैं। जब लटका दे रहे हैं तो पता चला पूरी पॉलिटिक्स उसके कारण लटक जा रही है। तो ये करना कहाँ का तरीका है। वो भी तो आपको जो अपना ड्यूटी दिया गया उसको सही समय पर करिएगा ना। आखिर देश में सबके लिए, मैंने कल आपको बताया था कि गवर्नमेंट के लिए हर जगह पब्लिक ऑफिसर्स के लिए तय कर दिया गया है कि जो आपको अगर कोई मामला कोई आदमी लाता है तो उसको इतने दिन में आपको उसको सर्विस पूरा करके देना है। उसके लिए कानून टाइमलाइन बना हुआ है कितना दिन में। तो फिर ये इन सब के लिए क्यों नहीं, नेता मंत्री के लिए क्यों नहीं है जो पोस्ट है इस तरह के कि भाई आपको भी तो समय पर अपना कार्रवाई करना है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये भी मांग कर चुके हैं कि अब जजों के लिए भी ये तय होगा कि भाई कितने दिन में आपने फैसला फाइनल सुनाया, उसकी भी अब डेटा अपलोड किया जाए ताकि लोगों की नज़र में आए कि कौन जज कितना तेज़ी से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ जब ये लोग अपना काम करते नहीं हैं तो फिर मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को फिर उसमें टाइम फिक्स करना पड़ता है या अपना कुछ दखल देना पड़ता है। अब यहाँ स्पीकर नहीं कर रहे हैं इसलिए अब उनको उन्होंने 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीने में आप जो है इसको पूरा करिए। तो देश में ऐसे हालात है कि जब कोई अपना काम नहीं करना चाहता है जो गवर्नमेंट में है तो फिर कोर्ट को मजबूरी में वहाँ दखल देना पड़ता है। एक समय था दिल्ली में सफाई नहीं हो रहा था, शहर में कचरा फैल रहा था, तो दिल्ली को हाई कोर्ट को कहना पड़ा केजरीवाल सरकार को कि जो है जल्दी से जल्दी सफाई करवाइए, फटकार लगाया उनको। तो ये कोर्ट का क्या करेगा, फिर कोर्ट पर कहता है कि कोर्ट अपना काम करे, कोर्ट हम लोग के मामले में क्यों दखल दे रहा है। एनीवे, अब देखिए बगल में है कि देखिए नीचे एक और न्यूज इसी तरह का, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका रिफ्यूजेस टू लिमिट स्टे ऑन जियो गवर्नमेंट ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑर्डर पर जो है वो स्टे को लिमिट करना था कि हाँ इतने दिन के लिए स्टे लगेगा, उसको करने से रिफ्यूज़ कर दिया हाई कोर्ट ने। देखिए क्या है मामला, इसको समझते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन मंडे रिफ्यूज टू कन्फाइन इट्स इंटरिम ऑर्डर ऑफ स्टेइंग द गवर्नमेंट ऑर्डर which restrict use of public places, roads, parks, playgrounds, etc. without prior permission for a gathering of 10 or more persons, only to the petitioners who have challenged the legality of the GO. अब यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर को स्टे लगाया था। कर्नाटका सरकार ने ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि बिना परमिशन के पार्क, रोड, सड़कों को, प्लेग्राउंड्स को, इन सब को जो है भीड़ जमा या कोई मतलब पब्लिक प्रोग्राम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है बिना परमिशन लिए। बिना सरकार से पहले परमिशन लिए ऐसे जगह जो पब्लिक प्लेस हैं जैसे सड़क हैं, पार्क हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, इन सब में आप 10 से ज़्यादा लोगों को जमा करके उससे ज़्यादा लोगों का कोई प्रोग्राम जो है वो आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो उस पर हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया था कि नहीं इस तरह का ऑर्डर वैलिड नहीं है। तो फिर सरकार ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए, स्टे सिर्फ उनके लिए लगाइए जो अभी चैलेंज किए हैं, सब के लिए नहीं। तो उसी पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है देखिए, जस्टिस एम नागप्रसन्ना सेड दैट द स्टे ऑर्डर कुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशंस। The court said that all issues would be considered during final hearing on the petition.
कि नहीं, ये कानून पर ही रोक लगा है, सिर्फ जिसने चैलेंज किया उनके लिए रोक नहीं लगा है। आप ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे इशू कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है, लोगों के अधिकार के खिलाफ है। आपका कहना है कि लोग कहीं 10 से ज़्यादा लोग बिना पहले सरकार की परमिशन लिए जमा नहीं हो सकते हैं, और 10 से ज़्यादा लोग कहाँ जमा होंगे, किसी के घर में थोड़े जमा होंगे, ओपन स्पेस में ही तो जमा होंगे, पब्लिक प्लेस में ही जमा होंगे। ये तो वही बात हुआ कहने का कि बिना सरकार का परमिशन लिए लोग गांधी मैदान में नहीं जा सकते हैं टहलने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये तो इस तरह का देखिए कि सरकारें गलत सलत ऑर्डर इशू कर रही हैं, तो कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ता है। अब यहाँ देखिए कि जानवर को, गाय को खिला रहे हैं, क्या है, डिवोटी फीड्स बुल्स एट कड़लेकई परिसे ग्राउंड नट फेस्टिवल एट बसावनगुड़ी इन बेंगलुरु में। तो ये अभी ग्राउंड नट का फसल आता है तो उसका मनाने के लिए जानवरों को खिलाया जाता है कुछ, उसी का ये फोटो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज 4। मेन न्यूज है, SC सेज पेरेनियल GRAP इज नॉट आंसर टू दिल्ली एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साल भर का आप जो है कोई प्लान बना के लिमिट लगा दीजिए दिल्ली में, ये कोई दिल्ली का पॉल्यूशन का उपाय नहीं है कि आप साल भर कुछ स्पेशल, कभी ये करिए, कभी इन गाड़ियों को चलने दीजिए, कभी उस पर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उससे वो कोई सही तरीका नहीं है राजधानी का जो है पॉल्यूशन प्रॉब्लम ठीक करने का। उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे पॉल्यूशन वहाँ का कम हो। तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, ये सब हमने कल आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके लिए कोई, अब दिल्ली का पॉल्यूशन हमेशा से समस्या बन जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का बात क्या है कि देखिए जो ऐसे स्टेट से घिरा हुआ है, एक तरफ ऊपर पंजाब है, एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ यूपी है, एक तरफ हिमाचल है, उत्तराखंड है। अब इन सब से क्या होता है कि एयर का जो फ्लो है वो दिल्ली की तरफ आता है। ये हमारा ज्योग्राफी है कि इन सब से एयर दिल्ली की तरफ आता है। तो पता चलता है कि हरियाणा में लोग जलाते हैं, पंजाब में लोग जलाते हैं, उसका धुआं पहुंच जाता है दिल्ली, उसका सारा डस्ट और फ्लाई ऐश जो है वो पहुंच जाता है दिल्ली, और यहाँ के लोग खांसना शुरू करते हैं, राजस्थान से, उत्तराखंड से, यूपी से। तो इसके कारण वहाँ जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारा ये जो वहाँ जलता है धुआं, तो आपको पता है जो ये सब जलता है जब, तो उसका जो स्मोक होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, डेंस होता है, हैवी होता है, वो ज़्यादा ऊपर आसमान में नहीं जा पाता है, वो नीचे ही नीचे रह जाता है, जमा हुआ रह जाता है, और वो हवा के साथ बहता बहता एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इस कारण दिल्ली में चारों तरफ से धुआं पहुंच जाता है। तो दिल्ली में अक्सर जो है एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है। मतलब मैं था, मुझे लगता है साल 2011-12 की बात होगी कि मैं वहाँ था दिल्ली में, और एक मुझे बस में ट्रैवल करते हुए एक रिटायर्ड पर्सन मिले, जो कि ही वॉज रिटायर्ड IAS, नहीं कर्नल, ही वॉज रिटायर्ड कर्नल, और उसके बेटा बहू सब IAS थे। तो वो बोले कि मैं यहाँ परेशान हूँ दिल्ली में, चाहता हूँ कि ये बेच बाच के किसी को सारा प्रॉपर्टी, फ्लैट और जो भी कुछ है वो सब बेच बाच के हम लोग कहीं चले जाएं गाँव वाँव। यहाँ कोई है नहीं, बेटा पुतो गुजरात में IAS है और पोता पोती सब अमेरिका या कहीं पढ़ता है, तो यहाँ हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। बोले रहने लायक जगह नहीं, इतना एयर पोल्यूशन है, लगता है कि बेच बाच के कहीं चले जाएं, और मैं सोच ही रहा हूँ बेचने वेचने का। तो इस तरह का देखिए फीलिंग्स है वहाँ के लोगों का, इतना पोल्यूशन है। तो जब तक मजबूरी होती तब तक तो आदमी रह रहा है कि ठीक है, कमाना है, खाना है वहीं से, तो ठीक है। लेकिन जहाँ उसको लगता है कि नहीं मैं कहीं और मूव कर सकता हूँ, तो अब दिल्ली छोड़ के लोग जाना चाह रहे हैं इस सब प्रॉब्लम्स के कारण। तो इसलिए उसको कोई समस्या का समाधान करना, उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है गवर्नमेंट्स को कुछ, क्योंकि ये कई स्टेट्स का मामला है, एक स्टेट का मामला नहीं है, तो उसके लिए सबको कोऑर्डिनेट करके कोई इसमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा,
तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है यहाँ पर, उसको पढ़िएगा। हाँ, बगल में फिर है सुप्रीम कोर्ट टू हियर टीएन's प्ली ऑन स्टेट्स पावर टू अपॉइंट वीसीज। अब देखिए यहाँ फिर क्या है कि वीसीज के अपॉइंटमेंट को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। भाई क्योंकि वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और गवर्नर जो है वो जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको वीसी अपॉइंट करने का हमको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है गवर्नर सेंटर के ऑर्डर पर वो हमारे दखल देते रहते हैं, तो इसको लेके मामला चल रहा है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा क्या है। और फिर बगल में देखिए एक और इम्पॉर्टेंट राइट हैंड साइड में न्यूज़ है, एपेक्स कोर्ट वार्न्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन 50% कोटा लिमिट। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा है कि 50% का जो कोटा का लिमिट है उसको आप एक्सीड नहीं कीजिए। कई सरकारें जो है उन्होंने ऐसे कानून ला दिए कि जिससे जो रिजर्वेशन को पहले सुप्रीम कोर्ट का था कि 50% तक रहेगा, उसको वो ब्रीच करके आगे बढ़ गए। बिहार में भी हुआ था और भी एक दो स्टेट्स में, तब महाराष्ट्र में भी किया था, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिक्स करना है, वो रिजर्वेशन चाह रहे हैं जितना बढ़ाते जाएं। लेकिन जब रिजर्वेशन वगैरह आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैक्सिमम इसका लिमिट 50% हमेशा हम ओपन रखेंगे, जिसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है। तो उसी को लेके यहाँ देखिए लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड नॉट क्वेश्चन द पावर्स ऑफ द कोर्ट and exceed the 50% threshold while reserving seats for other backward classes in local bodies which are scheduled to go to polls in December। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो वहाँ ओबीसी के लिए मतलब इसमें लोकल बॉडीज़ में ओबीसीज के लिए 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन करना चाह रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है। बोला है कि एक तो आप हमारे पावर को क्वेश्चन नहीं कीजिए कि हम 50% का लिमिट कैसे लगा सकते हैं। और ये देखिए नीचे दिया है कि बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमल्ल्या बागची सेड द कोर्ट वुड अलाउ द इलेक्शंस टू गो अहेड ओनली इफ ओबीसी कोटा रिमेन्ड विद इन द बाउंड्स ऑफ 50% मार्क सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 50% का लिमिट किस केस में लगाया गया था? के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है, ये पीटी में पूछा जा सकता है कि 50% रिजर्वेशन का लिमिट किस केस में लगाया गया था। तो ये है, यहाँ आपको दिया गया है हिंदू में सेकंड पैरा में, कि लास्ट में है सेकंड पैरा के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा और डिटेल में। अब देखिए यहाँ नीचे कांग्रेस का जो है कहना है कि 27 लाख MGNREGA's deletions and attempt to deny rural poor राइट टू वर्क। तो कांग्रेस ने इसमें जो है कड़ा रुख आजमाया। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि कल आपने देखा कि 27 लाख लोगों का नाम हटाया गया नरेगा से, उसको लेके कांग्रेस कह रही कि ये जो 27 लाख लोगों का नाम है, ये गांव के गरीबों को काम का अधिकार उनका छीना जा रहा है। जो गांव के गरीब लोग हैं उनको जो अधिकार मिला था कि काम का, उसको सरकार उनको काम देगी, कम से कम 100 दिन गारंटी के साथ काम देगी साल में, उसको छीना जा रहा है। तो ठीक है, कांग्रेस का भी ये व्यू है, तो जो है इसको देखिएगा। अब बगल में फिर एक और नीचे न्यूज़ है लेफ्ट साइड में, लद्दाख ग्रुप्स गिव ड्राफ्ट प्रपोजल टू MHA ऑन 6th शेड्यूल स्टेटस स्टेटहुड। लद्दाख के जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग लोकल लोगों के वहाँ ग्रुप्स हैं, उन्होंने अभी देखिए लद्दाख में चल रहा था विद्रोह वगैरह चल रहा था, और वहाँ एक सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट थे जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है कोई सुरक्षा कानून में। तो आज मैं एक सुन रहा था किसी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली गिरफ्तारी का कारण ये था कि वहाँ पर जो गौतम अडानी है वो सोलर पावर का बहुत बड़ा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, और वो उसके खिलाफ थे कि वहाँ पर ये सब करने से वहाँ के एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है लद्दाख के, इसीलिए उनको जेल में डलवा दिया मोदी सरकार ने, ताकि वहाँ गौतम अडानी अपना प्लांट लगा सके। तो मामला ये है। तो खैर
वो तो चल रहा था। सो तो यहाँ जो है लद्दाख के लोग काफ़ी, वहाँ चूँकि डेवलपमेंट और तरह तरह के कारण वहाँ का माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है गृह मंत्रालय को 6 शेड्यूल के स्टेटस के लिए और स्टेटहुड को लेके कि हमें अलग स्टेटहुड चाहिए या 6 शेड्यूल स्टेटस। 6 शेड्यूल आपने पढ़ा है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और उनको 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। तो 6 शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी के समय। तो ये लोग उसी की मांग कर रहे हैं कि हमारा 6 शेड्यूल में शामिल होना चाहिए लद्दाख को, और उसको एक स्टेट अलग से डिक्लेयर करना चाहिए। तो इस तरह की मांग है, देखिए क्या होता है। उसके बाद आगे, अब हर जगह देखिए इसी का पॉलिटिक्स हो रहा है, SIR जो चल रहा है, ठीक है। तो इसी का आसाम में भी देखिए लिख रहा है कि स्पेशल रिवीजन ऑफ पोल रोल्स टू बी कंडक्टेड इन असम सेज EC। खैर, और इधर है देखिए नीतीश मीट्स गवर्नर एज NDA प्रिपेयर्स टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट इन बिहार। तो देख लीजिएगा। नीचे है फिर इंडिया चाइना टाइज इंप्रूविंग सेज आर्मी चीफ। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के जो है संबंध है सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। इधर देखिए नीचे है बगल में उसके, रिवोक ऑर्डर अपॉइंटिंग इंटरलॉक्यूटर बंगाल CM अर्जेस मोदी। मोदी ने जो है वहाँ तो गोरखालैंड को, गोरखाओं से बात करने के लिए किसी को अपॉइंट किया था, उसको फिर से कैंसिल करने जो है ममता बनर्जी बोली है मोदी को कि आपने जो बातचीत करने के लिए एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर को जो है अपॉइंट कर दिया है गोरखाओं से, क्योंकि वहाँ देखिए गोरखा लोग जो है अपना एक अलग स्टेट के लिए मांग, गोरखालैंड की मांग कर रहे थे, अक्सर उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और उनसे बात करने के लिए मेनली देखिए वहाँ अपना पॉलिटिक्स करना चाह रही है BJP। तो अब जो है तो उन्होंने एक तय, तो ममता कह रही हैं कि उसको आप जो है वापस बुला लीजिए जिसको आपने आदमी को अपॉइंट किया है। ये स्टेट में दखलंदाजी है, वहाँ की पॉलिटिक्स तोड़ने की कोशिश है। हाँ, नीचे फिर एक न्यूज़ है देखिए, इंडिया एंड रशिया लुकिंग एट फाइनलाइजिंग पैक्ट्स ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली। तो पुतिन जो है शायद दिल्ली विजिट करने वाले हैं 5 दिसंबर को। अच्छा, 5 दिसंबर को आने वाले हैं, और उसमें जो है ये कुछ पैक्ट, कुछ डील फाइनल करने की बात चल रही है। यहाँ देखिए फ़ोटो है जिसमें कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव हैं, बहुत अच्छे वहाँ के स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर हैं, सर्गेई लावरोव फॉरेन मिनिस्टर, वो यहाँ जयशंकर से हाथ मिलाते हुए फ़ोटो है उनका। सेंटर अनाउंसेज गोपाल रत्न अवार्ड्स। अब ये गोपाल रत्न अवार्ड्स क्या है भाई? अरविंद यशवंत पाटिल फार्मर वन द महाराष्ट्र नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स कंस्टिट्यूटेड बाय यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। अच्छा, जानवरों की देखभाल करने के लिए गोपाल रत्न, जैसे भारत रत्न है वैसे गोपाल रत्न, जो जानवरों का देखरेख करेगा उसमें ऐसे किसानों को जो बेहतरीन काम करेंगे उनको ये पुरस्कार दिए जाए। चलिए, अच्छा है, इससे उनको लोगों को एक मोटिवेट करने का कोशिश। नेक्स्ट पेज पर देखिए 6 पर है, ट्रेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन फ्लैग्ड एट COP30। ट्रेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन, कि जो हम क्लाइमेट पर कार्रवाई कर रहे हैं उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पर दुनिया के क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है COP30 को। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर आगे क्वेश्चन बनेगा। सेंटर हाइक्स प्रिंट एड रेट्स बाय 26% टू ऑफर रेवेन्यू सपोर्ट। प्रिंट एड्स पर जो है वो 26% टैक्स का रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसे अखबार वगैरह में इस सब में छपता है एडवर्टीजमेंट्स, उस पर टैक्स का जो रेट है 26% बढ़ा दिया गया है।
देखिए फिर बीच में न्यूज़ है नीचे, सेंटर रिव्यूइंग एससी रूलिंग ऑन फॉरेस्ट लॉज एंड ट्राइबल हाउसिंग, सेज मिनिस्टर। तो जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं जुआल ओराम, वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जंगल के कानून और आदिवासियों को घर और उनको रहने के लिए, तो उसको वो कर रहा है, उसको देख रहा है ऑर्डर को और उसके हिसाब से काम करेगा। नेक्स्ट पेज पर देखिए साइंस पर न्यूज़ है, बहुत फ्यूचरिस्टिक ये न्यूज़ है। व्हाट आर यूनेस्कोज न्यू गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। देखिए अब माइंड से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए यूनेस्को ने कुछ गाइडलाइंस दिया है। जैसे आप फोटो में आप देख रहे हैं कि कुछ वहाँ किसी के दिमाग में कुछ अटैच किया जा रहा है, ब्रेन इम्प्लांट, जिससे कि पैरालाइज्ड जो आदमी है वो भी बोल सकेगा। तो इन सब को कैसे यूज़ किया जा सकता है वगैरह, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो यूनेस्को ने तय किए हैं। क्या है इसको समझिएगा, न्यूरो टेक्नोलॉजी यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पेज पर देखिए नीचे वाला एडिटोरियल जो है बड़ा, इंडिया नीड्स टू कनेक्ट बिल्ड एंड रिवाइव विथ अफ्रीका। तो इंडिया का अफ्रीका में क्या रोल आगे होना चाहिए, अफ्रीका के साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किस तरह का इंडिया को करना चाहिए, उस पर सैयद अकबरुद्दीन जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा है, जो पहले यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और स्पोक्स पर्सन भी थे फॉरेन मिनिस्ट्री के। तो उनका लिखा आर्टिकल है कि इंडिया नीड्स टू कनेक्ट बिल्ड एंड रिवाइव विथ अफ्रीका। तो अफ्रीका में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए आगे डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ ये सब जो है लिखा है। यहाँ फिर ओपिनियन पेज पर नेक्स्ट 9 पर एक आर्टिकल है, द नीड फॉर अ सोशल ऑडिट फॉर SIR 2.0। तो यहाँ MG देवसहायम जो हैं, जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और अभी कोऑर्डिनेटर हैं सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस, तो इन्होंने कहा है कि जो SIR चल रहा है उसका सोशल ऑडिट यानी लोगों से उसके बारे में फीडबैक लेना ज़रूरी है कि वो किस तरह से किया जा रहा है, सही है गलत है, उनका क्या लग रहा है ऐसा। तो ये जो है इस पर यह है आर्टिकल, इसको पढ़िए, क्या समझिएगा कि भाई लोगों को क्या दिक्कतें हैं या लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जो वोटर लिस्ट रिवाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है पेज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, द ट्रैजेक्टरी ऑफ एंटी रेप लॉज इन इंडिया। चलिए रेप लॉज पर हम लोग को इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, रिमेंबरिंग बटुकेश्वर दत्त द फॉरगेटन कॉमरेड ऑफ भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने बम फेंका था इनके साथ असेंबली में, पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ आपको लग सकता है उनके बारे में, बटुकेश्वर दत्त के बारे में, और भी वहाँ घटना कुछ आप जानकारी मिल सकती, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं, बिजनेस पेज पर आते हैं। तो यहाँ है कि फेस्टिव सर्ज इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्राइव्स ट्रेड डिफिसिट टू $21.8 बिलियन। कि चूँकि पर्व त्यौहार जो आए या आने वाले हैं तो उसके समय में गोल्ड का इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं लोग, पर्व त्यौहार जैसे दिवाली था, दशहरा था, तो उसके कारण गोल्ड का इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, जिससे कि हमारा ट्रेड का डेफिसिट बढ़ गया। तो उसको एक्सप्लेन किया यहाँ इन्होंने, तो उसको देख लीजिएगा।
उसी के नीचे न्यूज़ है फिनेंस पैनल सबमिट्स रिपोर्ट फॉर 26 to 31। तो यहाँ 16th देखिए नीचे है, डिटेल देख लीजिए। द 16th फिनेंस कमीशन चेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट अरविंद पानागड़िया है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो 2026 से 31 के लिए इंडिया गवर्नमेंट के फिनेंस यानी पैसों को किस तरह बंटवारा वगैरह किया जाएगा, कैसे वो किया जाएगा, उसके लिए कमीशन बना था 16वां 16 फिनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे अरविंद पानागड़िया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है प्रेसिडेंट को। तो आगे अब 2026 से भारत सरकार और राज्यों में टैक्स वगैरह का बंटवारा कैसे कैसे होगा, उसको लेके यह रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया है। तो ये पीटी में भी आ सकता है और मेंस में भी। और यहाँ फिर नीचे इसी के नीचे न्यूज़ है रेस्पॉन्ड टू क्लेम्स ऑन प्रॉपर्टीज फॉर सेल टू अडानी एससी टू सहारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को जो है उसमें वो किया है कि अडानी को अपना प्रॉपर्टीज बेचने को लेके जो है उसको क्या कार्रवाई, क्योंकि सहारा का बहुत सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज किया हुआ था, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो नहीं लौटा पाए थे पब्लिक का, तो उसको बेचने की तैयारी है। ए वेलियन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप पासेज अवे एट 72। तो साउथ का एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप साउथ का जो है मुरुगप्पा ग्रुप। तो मुरुगप्पा ग्रुप के एक चेयरमैन ए वेलियन जो हैं वो एक्सपायर कर गए। सेंटर ओकेज ₹7,172 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट प्रोजेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को बनाने का एक 7,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको पास कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इधर फिर लेफ्ट में न्यूज़ है इंडिया ऑयल फर्म्स बैक फर्स्ट एवर यूएस एलपीजी इंपोर्ट डील। तो यूएस का से एक डील इन्होंने जीता है इंडिया की, जिसमें कि ये लोग यूएस से जो है एलपीजी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब वर्ल्ड पर आ जाते हैं पेज 14। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बांग्लादेश से जुड़ा न्यूज़ है। इंडिया का स्टेटमेंट है कि वी विल एंगेज विथ ऑल स्टेक होल्डर्स इन बांग्लादेश सेज इंडिया आफ्टर वर्डिक्ट। तो इस फैसले के बाद इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी लोग जुड़े हुए हैं इस मामले से हम सबसे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो शेख हसीना को कल डेथ सेंटेंस दिया गया है मानवता के खिलाफ अपराध करने पर, जहाँ उन्होंने जो विद्रोह कर रही थी जनता उस पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उस मामले में इन पर कार्रवाई हुई है। और देखिए एक नीचे फोटोग्राफ है जिसमें एक जिराफ को ले जाया जा रहा है क्रेन में रख के। तो जिराफ का जो है आँख पर बांध दिया गया कपड़ा कि उसको दिखे नहीं, और उसको रख के गाड़ी में ले जाया जा रहा है। अब नाइजीरिया का एक न्यूज़ है, नीचे देखिए गनमैन अबडक्ट 25 गर्ल्स फ्रॉम स्कूल इन नाइजीरिया। तो एक स्कूल में 25 बच्चियों को जो है उन्होंने किडनैप कर लिया है। नाइजीरिया में भी बहुत टेंशन चल रहा है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं 15 पर। ट्रम्प्स मिलिट्री एक्शन स्पार्क्स रीजनल अलार्म एज वेनेजुएला ब्रेसेस फॉर यूएस मूव्स।
तो ट्रम्प ने जो है साउथ अमेरिका के आसपास अपने कुछ जहाज़ के बेड़ों को तैनात कर दिया है, जिसको लेके वेनेजुएला में टेंशन बढ़ गया है और वो भी अपना उससे जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। तो अभी यूएस जो है देख रहा है और कुछ है नहीं तो सब जगह लड़ाई वड़ाई करो, जितना हथियार बना है उसको यूज़ करने का प्रयास करने में लगा हुआ है। नीचे एक फोटो एनिवर्सरी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये है देखिए 36th एनिवर्सरी ऑफ 1989 वेलवेट रिवॉल्यूशन दैट टॉपल्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया में पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था और उसको जो है उसको हटाया गया, उसको नाम दिया वेलवेट रिवॉल्यूशन, 1989 में हुआ। उसी का सेलिब्रेशन यहाँ किया जा रहा है प्राग कैपिटल में। चलिए हो गया। दो मिनट के ब्रेक में फिर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कल देखिए हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, वो देख रहे थे एक्स्ट्रा क्या है उसमें। फर्स्ट चैप्टर था व्हाट हाउ वेयर, अब है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी आपने पढ़ा था कि जो मनुष्य था, इंसान था, पहले वो जंगलों से जो है शिकार करके और चुन के अपना खाना कुछ काम चलाता था और धीरे धीरे उसने फसल उगाना शुरू कर दिया। तो ये सब आप हंटर गैदरर और स्टोन एज में पढ़ चुके हैं। इसमें फर्स्ट पेज पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेकंड पेज कुछ नहीं, थर्ड पेज पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैप है, इम्पॉर्टेंट है मैप, उस मैप को आपको ध्यान रखना है। जो मैप है पेज नंबर 13 पर, मैप 2, तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, ठीक है, इनका मैप है। इसको मैं और क्लियर मैप करके इसको आपको भेज दूंगा अभी क्लास के बाद। इसमें जो है देखने का है कि जैसे कश्मीर में एक साइट मिला था बुरज़होम, जो कि आपका नियोलिथिक साइट है, यानी न्यू स्टोन एज का, लेटर स्टोन एज का। सबसे पुराने जो है पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो रेड कलर में है, जो कि आपका दिखा रहा है सेंट्रल इंडिया में। मेनली फेमस जो है वो है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो सबसे पुराने साइट्स है। और फिर एक नीचे है कुरनूल, ठीक है, कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में। तो ये सब जो है पैलियोलिथिक, यानी बिल्कुल वेरी अर्ली स्टोन एज। उसके बाद हैं ब्लू कलर में नियोलिथिक साइट्स, जो लेटर या न्यू स्टोन एज का साइट्स हैं। इसमें जैसे हम जो देखे कि नॉर्दर्न इंडिया में है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ऊपर कश्मीर में है बुरज़होम, ये कश्मीर में है। मेहरगढ़ जो कि अब चला गया है पाकिस्तान में है। और फिर नीचे है आपका पय्यमपल्ली, जो कि है आपका तमिलनाडु में, पय्यमपल्ली। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं नियोलिथिक। उसके बाद है मेगालिथिक साइट्स, जो जहाँ बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं स्टोन एज से जुड़े हुए, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है सिर्फ एक ब्रह्मगिरी, याद रखना है, ब्रह्मगिरी हिल्स। उसके बाद है अर्ली विलेज, यानी कि जब विलेज का सेटलमेंट शुरू हो गया है। जिन साइट से हमें विलेज के जो है सेटलमेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो एक ही है इम्पॉर्टेंट, दैट इज इनाम गांव।
इनाम गांव, महाराष्ट्र में है इनाम गांव। और उसके बाद मॉडर्न सिटीज़ जहाँ से मिले, यानी कि उस समय के जो सिटीज़ डेवलप हुए थे, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय की बात हो रही है। तो आजकल का नहीं, सॉरी, ये मॉडर्न सिटीज़ आज के समय में दिया हुआ है मुंबई और कोलकाता, आजकल का समय दिया, नॉट दैट टाइम। तो ये हमारा एक इंडिया का मैप है जिसमें अलग अलग साइट्स जो हैं अलग अलग पीरियड के हमें यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, इसको समझ लेना है, अच्छे से याद करना है कौन सा साइट कहाँ है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में भीमबेटका के बारे में दिया हुआ है। देखिए भीमबेटका, भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। तो वहाँ केव्स हैं और रॉक शेल्टर्स हैं। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people chose to live here? Natural बात है, नर्मदा नदी था, पानी का अच्छा स्रोत था, इसलिए वहाँ पर लोग जो है भीमबेटका में केव्स में जो है वो रहते थे, ताकि जब पानी की ज़रूरत हो तो वो नदी की ओर चले जाए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो नीचे है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। यहाँ लिखा है फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। जो अभी आपको मैप दिखा है जिसमें कुरनूल केव्स दिखा है, यहाँ लिखता है कि ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ ऐश का ट्रेसेस मिला है। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो वहाँ रहते थे कुरनूल केव्स में, वो फायर से परिचित हो चुके थे, आग जलाना वो जानते थे। और यहाँ फिर कुछ एक्सप्लेनेशन है नीचे, इसको देख सकते हैं, नेम्स एंड डेट्स। तो इसमें नाम वगैरह कैसे हम पैलियोलिथिक, नियोलिथिक वगैरह कहते हैं, तो ये उसको पूरा डिस्क्राइब किया है नेमिंग सिस्टम को। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, तो फार्मिंग और हर्डिंग का तो ये लिखा है अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विथ ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। पहले जो है कहते हैं कि आइस जमा हुआ था, धीरे धीरे पिघलने लगा, गर्मी बढ़ी, तो वार्म क्लाइमेट आना शुरू हुआ, जिससे कि ग्रास लैंड्स वगैरह डेवलप होना शुरू हुए। और नीचे बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो इसीलिए जब ग्रासलैंड्स होने लग गए तो फिर जो है लोग जो है एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, फार्मिंग शुरू कर दिए, जानवरों को पालना शुरू कर दिए। तो इट वाज अराउंड 10,000 BC। ठीक है, फिर टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। देखिए नीचे पेज 18 पर है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई यहाँ से। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। कुछ साइट्स पर जो है हमें हट्स और हाउसेज का भी ट्रेसेस मिला है। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, people built pit houses which were dug into ground with steps leading into them। तो पिट हाउसेज यानी गड्ढों में खोद के उसमें जो है छोटा छोटा घर जैसा बनाते थे और सीढ़ियाँ से उसमें नीचे उतरते थे। ऐसे घरों के कुछ ट्रेस मिले हैं कश्मीर के बुर्ज़होम साइट से जो है। तो वहाँ से लोग सेटल लाइफ की शुरुआत हम लोग मानते हैं कि वहाँ हो गई थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। देखिए मेहरगढ़ मैंने बताया पाकिस्तान में जो साइट है चला गया है।
This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. तो मेहरगढ़ जो कि बोलान पास के पास बोलान दर्रा जो है उसके आगे एक फर्टाइल प्लेन एरिया में बसा हुआ है, जो कि ईरान जाने वाले रूट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। ईरान जाने का रूट था इसी रास्ते से। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहले कहाँ का ये मिलता है, हमारा बार्ले और वीट के कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ ग्रो करना, तो मेहरगढ़ से हमें ऐसा साइट मिला है, एविडेंस मिला है। और वहीं पहली बार लोग भेड़ बकरी पालना शुरू किए थे। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। तो जो जिन गांव के बारे में सबसे पुराने गांव जो हम जानते हैं वो मेहरगढ़ उसमें एक है। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट वर फाउंड। तो मेहरगढ़ से किन किन जानवरों की हड्डियां मिली हैं? डियर, पिग, शीप एंड गोट। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो यहाँ से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप घरों के भी जो है रिमेन्स मिले हैं। When people, next para है, when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Several burial sites have been found at मेहरगढ़। चलिए, तो ये लेसन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेसन पर आते हैं, चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो अब सेटल्ड लाइफ हो चुका है, आप जो है शहरों का बनना शुरू हो चुका है। बस 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 बाकी आपको हम पढ़ा चुके हैं सब, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस ये जो कुछ एक्स्ट्रा इसमें इन बुक्स में दिया हुआ है, हाँ, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ बस इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो में है, वो देख लीजिएगा। हाँ, तो बस इतना ही एक्स्ट्रा आपको इन बुक्स में से देख लेना है, ठीक है, बाकी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो जो शुरुआत के शहर थे उनके बारे में हम जानेंगे, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो इसमें जो है आप जान चुके हैं हड़प्पा की खोज हुई, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, आज का पाकिस्तान एरिया है पंजाब में। तो उस समय कुछ खुदाई से मिला और उसको जो है इसलिए हड़प्पा नाम दे दिया गया। लगभग दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, 4700 साल पहले आज से, यानी लगभग 2500 BC। अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर जो है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इसको वहाँ भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल्ड में है और इससे सवाल आता है सिटीज़ का स्ट्रक्चर से। इसको पूरा पैराग्राफ हम देखेंगे कि मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे जनरली शहर। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो पश्चिम की तरफ होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल। उसको जो है हम सीटाडेल कहते हैं। सीटाडेल होता था जो उठा हुआ पार्ट, ऊंचा पार्ट होता था शहर, जो जहाँ ऊंचा पार्ट होता था और वहाँ छोटा सा एक पार्ट होता था शहर का। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। और जो पूरब की तरफ पार्ट होता था ईस्ट की तरफ, वो बड़ा होता था लेकिन वो निचले हिस्से में होता था, यानी प्लेन एरिया होता था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और दोनों हिस्से जो होते थे, एक सीटाडेल और एक जो लोअर पार्ट होता था टाउन का, उसके चारों तरफ ईंटों से जो है दीवार बनाई हुई होती थी।
द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और वो इतने अच्छे से बनाई ईंटें थी कि आज हजारों साल तक भी वो ईंटें बची हुई हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स, जिससे कि दीवारें बहुत मजबूत होती थी। तो इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल, कुछ शहर जो है उनमें सीटाडेल पर कुछ खास तरह के बिल्डिंग्स बनाए गए थे कंस्ट्रक्शन से। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। तो मोहनजोदड़ो में एक बना हुआ था द ग्रेट बाथ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ लोग नहाने के लिए जाते थे बड़े बड़े लोग, उसके बारे में बात किया। उसका फोटो भी आप देख चुके हैं ग्रेट बाथ का, तो जिसको हिंदी में विशाल स्नानागार कहते हैं। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स, उसमें ब्रिक्स पूरा बिछा के बनाया हुआ था, ईंटों से बना, कोटेड विथ प्लास्टर, ऊपर से प्लास्टर किया हुआ था, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और उस पर टार का लेयर बिछा के उसको, ताकि पानी उससे लीक ना करे। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, तो सीढ़ियाँ दो तरफ से उतरने के लिए उसमें थी और चारों तरफ उसमें कमरे जैसे बने हुए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टूक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, तो खास मौक़ों पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट लोग होते थे वो इसमें आके स्नान करते थे। उसमें पानी किसी बगल से कुएं वगैरह से भरा जाता था और यूज़ के बाद फिर उसको पानी निकाल दिया जाता था। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड, और कुछ और शहर थे उस समय के जो कालीबंगन और लोथल, जहाँ पर कि कुछ अग्नि कुंड पाए गए हैं जिसमें कि उसमें कुछ बलि वगैरह दिया जाता होगा। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको फोटो दिया हुआ है बड़ा सा, द ग्रेट बाथ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दो तरफ से सीढ़ियाँ दी हुई हैं और अगल बगल जो है वो कमरे जैसे बने हुए हैं जिनका टूटा हुआ खाली बचा हुआ है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं किस तरह से बने हुए थे। ठीक है, फोटोज़ आप ज़रूर देख लेंगे, जो भी इन बुक्स में फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो फ़ोटोज़ में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, उतना आपको उसमें फ़ोटोज़ नहीं थे। बातें जनरली पढ़ चुके हैं हम। फिर देखिए नीचे लास्ट पर है पेज नंबर 28 पर, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले से कॉटन जो है उगाया जाता रहा। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। तो मेहरगढ़ से ऐसे मिले हैं हमें एविडेंस कि 7000 साल से कॉटन वहाँ उगाया जा रहा था। और मोहनजोदड़ो में भी कुछ जो बर्तन हैं कॉपर वगैरह के बने हुए या चांदी के बने, उनसे भी जो है कुछ कपड़े जो है जुड़े हुए मिले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर जो है 30 के बाद है 31, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, where there were fresh water and fertile soil.
बेट कहते हैं जो गीली ज़मीन होती है और उस पर नमक सूख जाती है, उसको बेट कहते हैं। तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पर कई सारा स्ट्रेच है, उसको बेट का ना, अलग अलग बेट ना, जैसे ये खादिर बेट एक एरिया है, उसको खादिर बेट नाम है। तो वहाँ पर जो है धोलावीरा नाम का शहर जो है खुदाई में मिला, जहाँ की फ्रेश वाटर इसमें था और फर्टाइल सॉइल भी फर्टाइल थी। और सेकेंड पैराग्राफ है, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। लोथल था वहां पर। चलिए ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, एक पेज मिसिंग है इसमें, 34 के बाद 35, पेज नंबर 35 मिसिंग है। अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 35 पर, जो कि मिसिंग है, यहाँ आगे कहीं आगे पीछे हो गया है। तो इसमें खैर, तो इसमें कुछ ऋग्वेद, आ जाए पेज नंबर 41। 41 स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में थोड़ा सा है, देखिए, फाइंड इनाम गांव ऑन पेज 2, मैप 2। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ठीक है, तो ये घोड़ नदी पर है, जो कि भीमा नदी का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ हेयर adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north। बरियल ग्राउंड यहाँ मिला है इनाम गांव में, और ये घोड़ नदी पर बसा हुआ था, ये आपको याद रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ नीचे नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज 42 पर ब्लॉक में दिया हुआ है ग्रीन कलर के, व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। तो स्केलेटन्स को पढ़ने से जो पुराने लोगों के स्केलेटन मिलते हैं उनको हम क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे लास्ट पैराग्राफ है ग्रीन ब्लॉक में, अबाउट 2000 years ago there was a famous physician named चरक who wrote a book on medicine known as चरक संहिता। तो चरक नाम के एक जो है जानकार थे मेडिसिन के, चरक, और वो 2000 साल पहले आज से थे। उन्होंने बुक लिखी थी चरक संहिता, जो आज भी बहुत नामी है। देयर ही स्टेट्स दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। दिस इज मच लार्जर नंबर दैन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न एनाटॉमी। आज हम जो जानते हैं कि आदमी के शरीर में 208 हड्डियाँ होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरक का अपना कोई तरीका रहा होगा एक गिनती पर कि 360 होते हैं।
तो लेकिन ये है कि हमारे बचपन के समय बहुत सारी हड्डियां होती हैं जो आगे चल के जुड़ जाती हैं, तब जाके 208 हो जाती है। खैर थोड़ा फर्क है, लेकिन उन्होंने भी एक कैलकुलेशन दिया था। चलिए ये चैप्टर भी खत्म है, आगे फिर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो ऋग वेदास के बारे में कहा गया है। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta or well said. उसको सूक्त कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कुछ अच्छी कहावत, something wise saying. These hymns are in praise of various gods and goddesses. तो जो hymns हैं, जो उसमें मंत्र हैं, छंद हैं, वो कई उस समय के देवी देवता जो हम मानते थे उनके तारीफ में उनकी स्तुति है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, देन इंद्रा अ वॉरियर गॉड, एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। तो जो 3 गॉड उस समय थे इम्पॉर्टेंट, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषि, उस समय जो ऋषि थे उन्होंने इन जो है मंत्रों को लिखा था। प्रीस्ट्स टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विथ ग्रेट केयर। तो उन मंत्रों का एक एक शब्द, एक एक छंद का उच्चारण करना जो है वो उस समय के जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। अभी फिर आगे पीछे कर दिया। हम आ जाते हैं चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो कैसे कैसे राज्य बने, राजा बने, सब हम पढ़ चुके हैं। कैसे वर्ण अलग अलग तय किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर जनपदास, कैसे कैसे जनपद बने, ठीक है, वो सब भी हम पढ़ चुके हैं। महाजनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुछ खास नहीं है, सब कुछ लगभग उसमें दिया ही हुआ था। मुझे लगा कुछ खास होगा इसमें एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ आ जाइए यहाँ पर, पेज नंबर 59 पर आ जाइए। हेलो।
हाँ, तो 59 पर आ गए। तो यहाँ देखिए, एक तो मैंने जो आपको एक स्टोरी बताया था जिसमें एक औरत जो है बुढ़िया अपने बच्चे को लेके रोती रहती है, जो मर गया होता है उसका बच्चा, वो स्टोरी ऊपर में दिया हुआ था। यहाँ है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी जो है वही जो है औरत का स्टोरी है जो बच्चे को लेके कहती है कि जिंदा कर दीजिए इसको। खैर, नीचे उपनिषद दिया हुआ है, उपनिषद के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। बगल में है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसको आप पढ़ लीजिएगा बॉक्स को पूरा। इंडियन फिलोसफी के जो 6 उसमें डिविजन्स हैं, क्या क्या है इंडिया के फिलोसफी में, वो उसके बारे में यहाँ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। नहीं, इसमें खास लेकिन देखने का कुछ नहीं है, आपका लगभग सब उसमें था ही बातें। हमको लगा कुछ एक्स्ट्रा होगा, लेकिन उसमें दे दिया है जो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर एक जो है आपको पेज नंबर 68 इसमें मैप है। ये मैप आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये मैप है आपका, इंस्क्रिप्शंस जहाँ की मिले हैं उन जगहों के मैप है इसमें दिया हुआ। इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72, व्हाट वाज अशोकाज धम्म। ठीक है, तो अशोका का धम्म हम पढ़ चुके हैं, उसमें एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक आध लाइन इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स known as धम्म महामात who went from place to place teaching people about धम्म। तो उसने धम्म महामात्य करके एक ऑफिशियल्स अधिकारी अपॉइंट किए थे जो जगह जगह जाके लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। तो ये एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट है। ठीक है, पेज 73 में नीचे एक फोटो में आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स कैसे कैसे डेवलप हुए, और अलग अलग स्क्रिप्ट्स में जैसे अ को हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे नीचे सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिया अर्ली ब्राह्मी में अ कैसे लिखा जाता था, देवनागरी में अब वो अ कैसे हो गया हिंदी में, बंगाली में अ कैसे लिखा जाता है आज के, मलयालम में कैसे हो गया वो अ, और तमिल में अ कैसे हो गया। तो इस तरह से अलग अलग स्क्रिप्ट में अ को लिखना दिखाया गया है फोटोग्राफ में। कुछ खास नहीं है एक्स्ट्रा, एक आध जगह कहीं कुछ लाइन बस एक्स्ट्रा है, ज़्यादा वैसा नहीं है। अच्छा, फिर है इसमें नेक्स्ट है पेज 76 पर एक मैप दिया हुआ है। ये मैप को देख लीजिएगा। मैंने कहा था आपको कि सिल्क रूट जो हम कहते हैं, तो ये सिल्क रूट को एक्चुअली वर्ल्ड मैप पर दिखाया गया है, एशिया के मैप बड़ा करके, कि वो मैप कहाँ से कैसे ट्रैवल होता था। इस मैप को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ से कहाँ ये जाता था कैसे। 76 और आगे 77 पर कैसे शुरू होता था, कहाँ कहाँ से जाता था, ये मैप इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट चैप्टर 8 पर आ जाते हैं, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। सब पढ़ ही चुके हैं हम लोग। अब आ जाइए थोड़ा पेज नंबर 95 पर। तो पेज नंबर 95 पर जो है उस स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जो है, इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे आप, ठीक है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, जो है कैसे कैसे जो है जो वहाँ बोधिसत्व क्या थे, और जो हम लोग मूर्ति वगैरह वो लोग बनाते थे उसमें कैसे कैसे क्या डिफरेंस आया, और बुद्धिज्म कैसे फैला, उस पैराग्राफ में देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर आगे पेज 97 पर द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, जो बाहर से लोग आते थे घूमने फिरने, उनके बारे में, ट्रैवलर्स के बारे में दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाहियान, हुएनसांग एंड इत्सिंग, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा ये है, देख लीजिएगा। आगे बॉक्स में दिया हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना, बॉक्स में दिया हुआ है हुएनसांग, नालंदा, चलिए ये लेसन भी ख़त्म हो गया। अब आ गया चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और कल ही लगता है कि ख़त्म ही हो जाएगा, 2-3 चैप्टर करके है जो एक्स्ट्रा, तो फिर हम लोग इसके बाद मिडिवल इंडिया फिर देख लेंगे। नहीं कल नहीं, कल अगर हो जाता है तो फिर मिडिवल स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर परसों से स्टार्ट करेंगे, जैसा देख लेंगे। हम भेज देते हैं आपको उसका, कब
अच्छा ठीक है, तो जैसा रहेगा देख लेते हैं। कल अगर होगा तो हो सकता है कल ही शुरू हो जाए, क्योंकि कल ही ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, तो कल ही स्टार्ट कर देंगे हम। बुक आपको भेज देते हैं उसका। ठीक।